नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है एशिया, उसमें हम जलवायु को डिस्कस कर रहे थे और हमने वहाँ उसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो दशाएं हैं जलवायु की, उनके बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से मानसून जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और इस एशिया का विस्तार इतना अधिक है कि इस बड़े विशाल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ की जलवायु में पाए जाते हैं। और हिमालय पर्वत की स्थिति जो मध्य एशिया में है वो बहुत ज़्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ की जलवायु की दशाओं को लेके। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि तापमान की स्थिति में परिवर्तन आता है और वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। जब तापमान अधिक होते हैं तो वायुदाब कम होता है, जब तापमान अधिक कम होते हैं तो वायुदाब अधिक होता है। और हवाएं हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ चलती हैं। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं। ये एक हमारा ये रूल है, ये एक सिस्टम है क्लाइमेट का। आज हम बात करते हैं वर्षा और शरदकालीन मानसून के बारे में। मानसून हम देख चुके हैं क्या है। मौसम से के अनुसार चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। और एशिया की स्थिति इस प्रकार की होने से सूर्य के कर्क या मकर रेखा पर सीधे चमकने से जो स्थितियां पैदा होती हैं, उससे यहाँ पर दो प्रकार की मानसून हम देखते हैं। एक शीतकालीन मानसून है, एक ग्रीष्मकालीन मानसून है, और यही डिसाइड करता है दोनों समय की वर्षा को। तो हम शीत ऋतु में वायु की दिशाओं के अंतर्गत ये हम देख चुके हैं कि इस ऋतु में हवाएं ठंडी और सामान्य रूप से स्थल से जल की ओर चलती हैं, इसलिए हम इसे शरदकालीन मानसून हवाएं ये ठंडी और शुष्क हो जाती हैं। अतः इन हवाओं के द्वारा कोई बहुत अधिक वर्षा के चांसेस नहीं होते और यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग इस ऋतु में जो है वो सूखा ही रहता है। कुछ मात्रा में लोकल जो प्रभाव होते हैं उससे रेंज आपको देखने की को मिलती हैं। या जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी शीतकाल में मावट, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, कम मात्रा में वर्षा उस समय होती है, परंतु वो एक लोकल फैक्टर है, वो एक लोकल चक्र इस प्रकार का बनता है कि थोड़ी बारिश उससे होती है, परंतु अधिकांशतः इससे वर्षा प्राप्त होने की संभावना कम होती है। यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग इस ऋतु में शुष्क रह जाता है। इस ऋतु में एशिया महाद्वीप में बहुत कम वर्षा होती है। ये शुष्क हवाएं समुद्र को पार करके कुछ नमी ग्रहण करती हैं और जब पुनः स्थल खंड में प्रविष्ट होती हैं तो समुद्र तटीय भागों पर वर्षा कर देती हैं। इस प्रकार चीन, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका और भारत का दक्षिणी तट, जिसमें हम चेन्नई में जो विंटर रेंज होती हैं वहाँ पर इस समय वर्षा होती है, जिसका औसत लगभग 75 सेंटीमीटर के लगभग माना जाता है। कुछ वर्षा शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवातों का जो प्रभाव है, जो साइक्लोन्स आते हैं, उससे इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में वर्षा होती है, पर उसका जो एवरेज है वो 50 सेंटीमीटर के लगभग ही रहता है। इन चक्रवातों की जो उत्पत्ति है वो भूमध्य महासागर में होती है और इसी ऋतु में दक्षिण जो उत्तरी पश्चिमी साइबेरिया का कुछ भाग है वहाँ पर पछुआ हवाओं की पेटी में उत्पन्न चक्रवातों द्वारा वर्ष के जो स्नोफॉल होता है या हिम वर्षा होती है, उसी के रूप में जल की प्राप्ति होती है। और एशिया जो है उसका जो स्थल भाग है वो वर्षा से वंचित रहता है। तो हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से यहाँ पर तीनों ऋतु की स्थिति रहती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। और वर्षा में भी हमने दोनों प्रकार की वर्षा को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो इस प्रकार से पाया जाता है। अब अगर हम एशिया की जलवायु को देखें तो यहाँ पर हम अगर हम ये देखें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन सारी परिस्थितियों को हमारे सामने रख रहे हैं,
तो वो मेन रूप से 4 फैक्टर्स हम इसमें देख सकते हैं। पहला भाग है, जो पहला जो फैक्टर है वो है एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव। दूसरा जो है वो है इसके मध्य में उठा हुआ पर्वत क्रम या उठी हुई पर्वत श्रेणियाँ जो हैं। तीसरा जो है वो ग्रीष्मकालीन मानसून है, और चौथा जो है वो शीतकालीन मानसून है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ की जलवायु को डिसाइड कर रहे हैं, और इन्हीं के प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं मिलती हैं। और संसार की लगभग प्रत्येक प्रकार की जलवायु, मतलब इसका विस्तार क्षेत्र इतना ज़्यादा है कि विश्व में हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें किसी को मौसम के बारे में पढ़ाना है, जलवायु के बारे में पढ़ाना है, तो अगर हम उसे एशिया की जलवायु पढ़ा देंगे तो उसको जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो लगभग यहाँ पर हर प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम जलवायु का वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन, थॉर्नवेट, ये जो डडले स्टैम्प, लॉयड, ये जो मेन हैं, इन्होंने इस जलवायु को अलग अलग भागों में बांटा है। अगर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, आपको तो इसको डिटेल में तैयार करना है क्योंकि एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन आता है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में वनस्पति और जैव जगत, इसको विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट माना है। देखिए, हर भूगोलवेत्ता ने अपनी ओपिनियन के आधार पर, अपनी प्राथमिकता के आधार पर कुछ चीज़ों को लेकर और उससे हमें इस प्रकार से जलवायु के भागों को उन्होंने बांटा है। तो अगर हम कोपेन की बात करें तो इन्होंने वनस्पति और जैव जगत को आधार माना है, और अपने 4 इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDE 5, उसके द्वारा इन्होंने जलवायु को विभक्त किया है एशिया का। तो ए जो भाग है उसमें उन्होंने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ए मीन्स उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु मीन्स ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, बी शुष्क जलवायु या ड्राई क्लाइमेट, सी उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु वार्म टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट, डी शीत शीतोष्ण जलवायु कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, ई ध्रुवीय जलवायु या पोलर जो एरिया है पोलर क्लाइमेट। इस प्रकार से उन्होंने इस मोटे मोटे तौर पर इसको उन्होंने इन 5 भागों में बांट दिया है। फिर उन्होंने जो बी वर्ग की जलवायु है उसको 2 भागों में बांटा है। BS मतलब वो स्टेपीज़ के लिए है, और BW मतलब मरुस्थलीय है। ई वर्ग को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। उन्होंने ET को ई टुंड्रा और EF को ई हिमाच्छादित क्षेत्र, इसको उन्होंने इस प्रकार से बांटा है। तो अगर आप इसको एक बार आप अच्छे से अगर समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि कोपेन ने पहले तो आधार किस चीज़ को माना, वनस्पति और जैव जगत को, और उसके आधार पर इन्होंने इसको जो बांटा है उसको मेन 5 भागों में बांट दिया, नाम दे दिया ABCD। और इसमें जो बी भाग है, जो शुष्क जलवायु है, उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, शुष्क स्टेपी और शुष्क मरुस्थलीय। उसके बाद उन्होंने जो अपना ई वाला भाग था ध्रुवीय जलवायु, उसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो ध्रुवीय जलवायु जो टुंड्रा क्षेत्र की है, और एक ध्रुवीय जलवायु जो हिमाच्छादित संपूर्ण क्षेत्र उसमें ले लिया है। तो इन्होंने अपने आधार पर इस प्रकार से एशिया की जलवायु को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस प्रकार से उसको विभक्त किया। उसके बाद हम आते हैं थॉर्नवेट पे, और थॉर्नवेट ने पहले 1931 में, उसके बाद 1933 में, उसके बाद 1948 में, और उसके बाद उन्होंने 1955 में इस जलवायु के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। और उन्होंने अपने जलवायु के वर्गीकरण में जो आधार माना वो था वर्षा और तापमान। अगर अपन कोपेन का देखें तो उन्होंने क्या माना था, वनस्पति और जैव जगत, और थॉर्नवेट ने क्या माना अपने आधार पर, वर्षा और तापमान। और इस आधार पर उन्होंने ABCDE, इस आधार पर उन्होंने बांटा, नमी के आधार पर बांटा, और अलग अलग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया। इसको आपको एक बार विस्तार से देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी अच्छे से आता है। तो उन्होंने वर्षा के वितरण के जो प्रभावित, वर्षा का जो आधार है उसके आधार पर उन्होंने अधिक वर्षा वाले
मतलब अधिकतर क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, कम आर्द्र क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र, इन 5 भागों में बांटा। वनस्पति के आधार पर उन्होंने अधिक वर्षा वाले वन, घास के जंगल, स्टेपी जंगल और मरुस्थल, इनको आधार माना। इस प्रकार से उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। तो ये जो आधार है वो उन्होंने एक वर्षा के आधार पर भी उन्होंने डिसाइड किया, जिसमें उष्णकटिबंधीय, मध्य तापीय, न्यून तापीय, टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित, इस आधार पर उन्होंने अपना जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर हम लॉयड की बात करते हैं। लॉयड ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में जो बहुत सिंपल रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया और सभी चीज़ों को साथ में रखकर, जलवायु के जो तत्व थे सभी तत्वों को साथ में रखकर बहुत अच्छी तरह से इन्होंने 12 जलवायु भागों में बांटा, जिसमें टुंड्रा प्रदेश, ओक प्रदेश, लीना प्रदेश, कमचटका प्रदेश, शीतोष्ण मानसूनी प्रदेश, उष्ण मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागर रेखीय प्रदेश, तिब्बत गोबी का प्रदेश, ईरान सिंधु का प्रदेश, अरब कैस्पियन प्रदेश, रूस सागरीय प्रदेश और अंतिम जो है इसका वो है व्यापारिक वायु क्षेत्रीय मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रकार से उन्होंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया और ये जो मेन 12 आधार थे इसमें डिटेल्ड में उन्होंने पूरे जलवायु के फैक्टर्स को समाहित कर लिया। फिर हम डडले स्टैम्प की बात करते हैं। डडले स्टैम्प ने ये माना कि इस महाद्वीप की विशालता बहुत अधिक है और जलवायु यहाँ पे बहुत वेरियस प्रकार की पाई जाती है, तो उन्होंने 10 भागों में यहाँ की जलवायु को बांटा, जिसमें पहला भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तीसरा चीन तुल्य जलवायु या गर्म शीतोष्ण पूर्व तटीय जलवायु, चौथा मंचूरिया तुल्य जलवायु या शीत शीतोष्ण पूर्व तटीय जलवायु, पांचवा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, छठा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु, सातवां भूमध्य सागरीय जलवायु, आठवां मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय और मध्य अक्षांशीय घास के मैदान तुल्य जलवायु, नवां शीत शीतोष्ण जलवायु या उत्तरी कोणधारी वनों की जलवायु और 10वां आर्कटिक स्थलीय जलवायु या टुंड्रा जलवायु। तो डडले स्टैम्प ने इस प्रकार से अपनी जलवायु को 10 भागों में बांटा। तो हमने हमने यहाँ कोपेन, थॉर्नवेट, लॉयड और डडले स्टैम्प, इन्होंने जिस आधार पर जलवायु को डिवाइड किया उसको हमने यहाँ पर देखा और इन सभी चीज़ों को आधार मानते हुए हमने एशिया की जलवायु को मोटे रूप से सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से बांटा है कि हमने पहला जो भाग रखा है वो रखा है भूमध्य रेखीय जलवायु, दूसरा भाग मानसूनी जलवायु, तीसरा भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु, चौथा भाग भूमध्य सागरीय जलवायु, पांचवा भाग ईरान तुल्य जलवायु, छठा भाग तुरान तुल्य जलवायु, सातवां चीन तुल्य जलवायु, आठवां मंचूरियन तुल्य जलवायु, नौवां तिब्बत तुल्य जलवायु, 10वां अल्टाई तुल्य जलवायु, 11वां प्रेरीज तुल्य जलवायु और 12वां टैगा तुल्य जलवायु और 13वां और लास्ट जो है वो है टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो इस प्रकार से हमने इन 13 भागों में बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हमने एशिया की जलवायु के विभागों को बांट दिया है, जिसमें सभी प्रकार की जलवायु समाहित है। बहुत क्लियरली हमने इनको डिवाइड किया है और हमें नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है और इसमें हमने सभी ऋतुओं के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, उनके विस्तार क्षेत्र के बारे में पढ़ा, वर्षा के बारे में डिटेल पढ़ा, मानसून के बारे में पढ़ा। तो ये अगर हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम एशिया महाद्वीप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, अपने सामने मैप भी रखिए ताकि आपको बहुत सहूलियत से सारी चीज़ें समझ में आ जाए और दिमाग में आपके बिल्कुल ये फैक्टर्स क्लियर हो जाएं। और
अभी इसके बाद हम आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे, कुछ मैप्स भी देंगे, आप उनका अध्ययन कीजिए और उनका अध्ययन करके आप अपने लिए एक PDF सा आपको मिल जाएगा, उससे आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये आज हमारा जो एशिया की जलवायु का चैप्टर है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप साथ के साथ ही सारे चैप्टर्स करते जाइए ताकि आपको लास्ट डेज में कुछ ज़्यादा समस्या नहीं आए। जब हम क्लास में मिलेंगे तब भी हम आगे पढ़ेंगे, पर आपका काफ़ी सारा सिलेबस है, इंडिया का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, एशिया का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को साथ के साथ करते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।